हेलो जी, नमस्कार। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका पॉलिटी विद अनुराधा मैम यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के साथ-साथ आज से चैनल पर स्टार्ट हो रही है टीजीटी यानी कि एसएसटी लेवल 2 के लिए पीवाईक्यू की मैराथन। देखिए, ये है मेरे सामने 2024 का लेटेस्ट एस्टेट का पेपर। जी हाँ, टीजीटी एसएसटी का सेट ए है ये मेरे पास। और इसके अंदर ही हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से सोशल स्टडी यानी कि एसएसटी के पीवाईक्यू को वैसी ही व्याख्या के साथ डिटेल में पढ़ना जैसे हमने पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के स्टार्ट किए थे। ठीक है जी, आज हम देखेंगे पहले 20 क्वेश्चन, ऐसे कर करके हम सारे पेपर को क्या कर लेंगे, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की तरह ही अच्छे से कवर। अगर आपने पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की वो पीवाईक्यू सीरीज को मिस कर दिया है तो जरूर से आप उन वीडियोस को जाके चेकआउट कीजिएगा। उन वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन नंबर 91। देखिए, क्वेश्चन नंबर 91 है हमारा, ये बात करता है, आई होप कि पीडीएफ आपको क्लियर विजिबल हो रही होगी। हाँ जी, ठीक है। देखिए, निम्न में से कौन सा एक मौर्य प्रशासन का अधिकारी नहीं था? चार ऑप्शन इसके हमारे पास हैं। चार ऑप्शन हमारे पास हैं। देखिए, अनंतपाल, प्रशस्ता, द्रोणमुख और नायक। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर 3 द्रोणमुख। यानी कि द्रोणमुख जो है वो हमारा मौर्य कालीन प्रशासन का कोई अधिकारी नहीं था। बाकी अनंतपाल, प्रशस्ता और नायक तीनों ही मौर्य काल के क्या थे, प्रशासनिक अधिकारी। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 92 ये बात करता है मध्य मंडल की ऊपरी सीमा पर तापमान पाया जाता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है +80 डिग्री सेल्सियस, -180 डिग्री सेल्सियस, या -100 डिग्री सेल्सियस, या +100 डिग्री सेल्सियस। तो क्वेश्चन नंबर 92 का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि -100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, -100 डिग्री सेल्सियस। और ये हमारे मध्य मंडल की बात हो रही है। तो एक ट्रिक मैं आपको बता दूं, आपको सारे ही मंडल याद हो जाएंगे। छोड़ सब में बाहर आया। ठीक है जी, देखिए, छोड़ सब में बाहर आया। ठीक है, देखिए, ये हमारा शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और हमारा ये बहिर मंडल और ये आयन मंडल। ठीक है जी, तो ऐसे करके सारे ही मंडल इस ट्रिक से हम याद कर सकते हैं। शोभ मंडल जिसके अंदर हम बात करें तो क्या है वो, बैड ओजोन पाई जाती है। और समताप मंडल जिसके अंदर गुड ओजोन पाई जाती है। ऐसे ही करके मध्य मंडल, बाह्य मंडल और आयन मंडल। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि मध्य मंडल की ऊपरी सीमा पर तापमान -100 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है। ठीक है जी, यानी कि बहुत ठंड वहां होती है। ठीक है, यहां से हम अनुमान लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 की बात करते हैं। देखिए, पॉलिटिकल साइंस का एक क्वेश्चन है और जितनी भी वीडियो मैंने अब तक अपने चैनल पर डाली है, ठीक है, खास तौर से शॉर्ट सीरीज, तो 15-15, 20-20 मिनट की वीडियो है। वो वीडियो टीजीटी और पीजीटी दोनों ही के लिए बहुत ही इक्वल बेनिफिशियरी है, जरूरी है। तो उनको आप जरूर से इस चैनल पे जाके देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन बात करता है, ये एक तर्क है, मतलब एक कथन है ये। ठीक है, कोटेशन है, निम्न में से किसी विद्वान ने यह तर्क दिया कि ईश्वर ने आदम को पहला मनुष्य ही नहीं बनाया, वह धरती का पहला राजा भी था। ठीक है जी, वर्तमान राजा उसी का उत्तराधिकारी है। तो ये कोटेशन है, आपसे ये पूछ रहा है कि ये जो क्या है, कोटेशन किसकी है या ये कोट किसका है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 93 का सही आंसर हो जाएगा हमारा रॉबर्ट फिल्मर। देखिए, पॉलिटिकल साइंस के अंदर जब हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल थ्योरी में, तो हमारे सामने एक सिद्धांत निकल के आता है, उसको हम कहते हैं राज्य उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत। क्या? राज्य उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत। ठीक है जी, जो ये मानता है कि राज्य की उत्पत्ति यानी कि स्टेट का जो ओरिजिन है वो ईश्वरीय कृपा से हुआ है, भगवान की दया से हुआ है। तो उसी थ्योरी का सबसे बड़ा सपोर्टर है हमारा रॉबर्ट फिल्मर। ठीक है जी, रॉबर्ट फिल्मर का एक कथन है कि जो क्या है वो धरती का पहला राजा वही था जिसने जो क्या है वो ईश्वर ने जिसके ऊपर कृपा की। ठीक है, तो ये रॉबर्ट फिल्मर हो गया।
अब हम बात करें इन तीनों ऑप्शन की। देखिए आर मैकाइवर ये भी हमारे राजनीति के एक विचारक हैं। फ्रेडरिक एंगल्स इनको कौन नहीं जानता, कार्ल मार्क्स की फ्रेंड है, ठीक है। और कार्ल मार्क्स के साथ साथ मार्क्सिज्म के अंदर इन्होंने अपनी बहुत अच्छी अच्छी बुक लिखी हैं, ठीक है, जैसे द ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट, ठीक है जी। तो ये वो फ्रेडरिक एंगल्स हैं, कार्ल मार्क्स के दोस्त। उसके बाद जॉन लोक हमारे एक और थ्योरी आई राज्य उत्पत्ति की, ठीक है। तो हमने देखा देवीय सिद्धांत। एक और थ्योरी फिर आई थी हमारे पास, क्या, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। बहुत फेमस थ्योरी है ये, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, यानी कि राज्य उत्पत्ति का सामाजिक समझौता सिद्धांत। उस सामाजिक समझौता सिद्धांत के जॉन लोक क्या हैं, बहुत बड़े सपोर्टर हैं। वैसे तो तीन विचारक हैं, होब्स, लोक और रूसो, ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की। तो जॉन लोक ने अपनी बुक लिखी जिसका नाम था टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट। उस बुक के अंदर जॉन लोक ने हमारे जो रॉबर्ट फिल्मर है इनकी आलोचना की है और इस बात को भी नकारा है कि राज्य की उत्पत्ति दैवीय सिद्धांत से हुई है, ठीक है जी। तो इन दोनों फैक्ट को हमने डिटेल में समझ लेना है, जॉन लोक और रॉबर्ट फिल्मर के बारे में। तो इतनी व्याख्या हमने इस क्वेश्चन से देख ली है। अब आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन के ऊपर। आई होप कॉपी पेन लेके आप जरूर बैठे होंगे। देखिए जी क्वेश्चन नंबर 94 अगेन बुक से क्वेश्चन आया है और पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन है। देखिए पहली स्टेटमेंट बात करती है, जेएस मिल ने अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी में व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर चर्चा की, ठीक है जी। ऑन लिबर्टी बहुत ही फेमस बुक है, कौन नहीं जानता जेएस मिल की इस बुक को। यहाँ पे उन्होंने इंडिविजुअल फ्रीडम की बात की, बिल्कुल ठीक। वह स्वयं से संबंधित कार्य और अन्य से संबंधित कार्य के संबंध में अंतर करते हैं। थोड़ा इसको इंग्लिश में देखते हैं क्योंकि टर्म है, ठीक है जी। हाँ, वो जो क्या है, वो सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन और अदर रिगार्डिंग एक्शन में क्या करते हैं, भेद। तो पहले तो मैं आपको बताऊं दोनों ही जो स्टेटमेंट है हमारी बिल्कुल सही है, लेकिन ये क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आएगा जब तक हम सेकंड वाली जो स्टेटमेंट है उसको समझ नहीं लेंगे। देखिए जो आपका जेस मिल है उन्होंने अपनी बुक ऑन लिबर्टी के अंदर बताया है कि एक व्यक्ति के दो टाइप के एक्शन होते हैं। पहले वो एक्शन जो सेल्फ रिगार्डिंग होते हैं और दूसरे वो जो अदर रिगार्डिंग। मतलब एक व्यक्ति जो अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर कुछ भी कर रहा है, ठीक है, अपने जीवन से संबंधित चीजें जिसका दूसरों से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हाँ, तो वो जो क्या है वो सारे एक्शन क्या होंगे, सेल्फ रिगार्डिंग, नंबर एक। और ऐसे एक्शन एक इंडिविजुअल के जिससे समाज, सोसाइटी या बाकी लोगों की लाइफ में इफेक्ट पड़ रहा है तो वो हो जाएंगे उसके अदर रिगार्डिंग एक्शन। तो यहाँ पे क्या करता है जेएस मिल, ये बोलता है कि राज्य को व्यक्ति के जो ये सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन है इनमें दूर दूर तक कोई भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ठीक है जी। लिबर्टी का बहुत बड़ा सपोर्टर है जेएस मिल, ठीक है। और इसके अलावा जेएस मिल की और भी बुक्स हैं जैसे प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, जैसे हमारा सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, महिला अधिकारों को लेकर बात की है जेएस मिल ने। तो इतना हमने इस क्वेश्चन से देख लिया है, दोनों ही ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सही, ठीक है। देखते हैं ऑप्शन भी। देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 1 और 2 दोनों ही ऑप्शन हमारे बिल्कुल सही हैं, ठीक है जी। इसी के साथ हम चलते हैं आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 अगेन पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है और ये बात करता है सुप्रीम कोर्ट के ज्यूडिसडिक्शन के बारे में। देखिए जी क्वेश्चन नंबर 95 ये क्वेश्चन बात करता है भारत के राज्य क्षेत्र में किसी न्यायालय द्वारा पारित किसी निर्णय या मामले की अपील, ठीक है जी, अपील के लिए विशेष इजाजत कौन प्रदान करता है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को थोड़ा सा इन्होंने घुमा दिया है, क्वेश्चन बिल्कुल लड्डू है। देखिए यहाँ पे बात की गई है कि भारत के अंदर सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय कौन है, सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय कौन है, ये आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत का सुप्रीम कोर्ट, ठीक है जी। यानी कि जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, जो उच्चतम न्यायालय है भारत का, वो भारत के अंदर क्या है, सर्वश्रेष्ठ अपीलीय न्यायालय। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। और साथ ही में हम आर्टिकल कर लेते हैं, तो आर्टिकल नंबर हमारा 136, जी हाँ, आर्टिकल नंबर 136 में ये लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट क्या होगा, सर्वश्रेष्ठ अपीलीय न्यायालय, ठीक है जी। अगर हाई कोर्ट से अगर केस हार जाते हैं लोग तो वो सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा और अंतिम अपीलीय न्यायालय भारत में माना जाता है,
ठीक है जी। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 96 से। तो इतना हमने इस क्वेश्चन में देख लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 96 अगेन बात करता है एक अधिनियम की। देखिए एक्ट अधिनियम, जैसे आपका मनरेगा हो गया, आपका आरटीआई हो गया, या फिर आपका ये आपका नीति आयोग की कोई रिपोर्ट हो गई, या फिर कोई और भ्रष्टाचार निवारण का कोई कानून है, तो बहुत ही संभावना है टीजीटी एसएसटी के अंदर कि इन एक्ट से, इन कानूनों से, इन योजनाओं से क्वेश्चन आए। ठीक है, तो वही हम देखेंगे। आरटीआई के ऊपर सीधा कानून आ गया, सीधा क्वेश्चन आ गया है, और अपने आप में आसान क्वेश्चन है, टफ हम इसको नहीं कह सकते। देखिए क्वेश्चन बात करता है भारत सरकार के द्वारा सूचना के अधिकार के अधिनियम को किस वर्ष में लागू किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा हो जाएगा 12 अक्टूबर 2005। जी हाँ, भारत के अंदर जब यूपीए की गवर्नमेंट थी तो भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए, सूचनाओं को जो क्या है वो आम आदमी तक पहुंचाने के लिए एक बड़ा ऐतिहासिक कानून पारित किया गया, जिसका नाम था आरटीआई, राइट टू एजुकेशन। और एग्जैक्ट ये 12 अक्टूबर को आया था, और ये 12 अक्टूबर की डेट भी पूछी जा चुकी है एग्जाम में। ठीक है जी। और एक संगठन जो जुड़ा हुआ है आरटीआई के साथ, वो भी पूछा जाता है। देखिए आरटीआई जो हमारा एक्ट है, इसकी जो क्या है वो लड़ाई सबसे पहले एक हमारे एनजीओ या एक संगठन MKSS यानी कि मजदूर किसान शक्ति संगठन नाम का राजस्थान का एक संगठन था, उन्होंने जो क्या है वो हमारे सबसे पहले इस आरटीआई की मुहिम को जो क्या है वो शुरू करने का काम किया था, और राजस्थान से लड़ाई शुरू हुई थी। और फिर हम देखेंगे आरटीआई एक्ट के रूप में 2005 में अक्टूबर 12 को ये अधिनियम पूरे देश के सामने है। तो इतना हमने आरटीआई से देख लिया है। ठीक है जी। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 97 के ऊपर। 97 जो क्वेश्चन है ये बात करता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। तीन यहाँ पे कही गई है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कौन सी परत तरल अवस्था में पाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 97 है, क्वेश्चन नंबर 97 है, उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि बाह्य जो क्रोड है, ये जो क्या है हमारी आंतरिक संरचना तरल अवस्था में पाई जाती है। देखिए पृथ्वी की 3 परतें हैं, भूपर्पटी, ठीक है, और उसके बाद मेंटल, और उसके बाद करोड़। इनका जो रेशियो है 1%। ठीक है, यानी कि भूपर्पट्टी है जो पृथ्वी की ऊपरी परत है, ये सबसे कम हिस्सा है पृथ्वी का। ठीक है जी, जो ऊपर ऊपर हमको दिखती है। उसके बाद मेंटल, तो मेंटल को हम देखें तो ये 84% हिस्सा है। ठीक है, यानी कि सबसे ज्यादा जो पृथ्वी की परत की मोटाई है वो है हमारी क्या, मेंटल की। और उसके बाद 15% हिस्सा कवर करती है हमारी करोड़। ठीक है जी। हाँ, तो ये है पृथ्वी की तीनों परतें। इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 97 ऑप्शन नंबर 2। ठीक है जी, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98। तो क्वेश्चन नंबर 98 ये इकोनॉमिक्स का भी क्वेश्चन हम बोल सकते हैं, ये पॉलिटिकल साइंस का भी क्वेश्चन हम बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 98 है ये बात करता है कि भारत के अंदर खाद्यान्न की वसूली, और ये 1 से 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। देखिए यहाँ पे आपसे पूछ लेंगे नोडल एजेंसी की, अगले दिखाऊंगे मैं आपको, एक क्वेश्चन आएगा आपके खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के बारे में। ठीक है जी, तो दोनों क्वेश्चन कहें तो एक ही टॉपिक से जुड़े हुए हैं। ठीक है, भारत में खाद्यान्न की वसूली, आवंटन तथा भंडारण का कार्य करने वाली नोडल एजेंसी कौन सी है। ठीक है, तो यहां पे इसका आंसर हो जाएगा FCI, यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। FCI वो नोडल एजेंसी है जो भारत के अंदर अनाज के भंडारण व रख रखाव से संबंधित है। ठीक है, आसान ये क्वेश्चन है। राज्य व्यापार निगम, कृषि मंत्रालय या राज्य सरकार, इसका आंसर नहीं होगा। और इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे जो हमारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 है उस वाले क्वेश्चन में। ठीक है जी, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 के अंदर। देखिए संघात्मक शासन व्यवस्था के बारे में क्या सही है। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए ये बात करता है फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की। तो क्या कह रहा है कि संघात्मक शासन व्यवस्था में क्या जो है हमारा सही है। एकल प्रशासन होता है, जी नहीं, ये तो एकात्मक व्यवस्था में होता है। शक्तियों का वितरण होता है, बिल्कुल, ये बेस है हमारा संघात्मक शासन प्रणाली का, बिल्कुल। केंद्रीय निर्णय प्रणाली, नहीं जी। कम खर्च होता है, ऐसा भी नहीं है।
तो क्वेश्चन नंबर 99 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि संघात्मक शासन व्यवस्था शक्तियों के वितरण पर टिकी होती है। इसको हम बोलेंगे सेपरेशन ऑफ पावर। और ये सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी है, ये हमारे एक बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान 9th क्लास में इनका नाम जो क्या है वो आना शुरू हो जाता है, जिनका नाम है, जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं जिसके अंदर हमारे ये सारे क्रांतियां हैं, आपकी फ्रांस की क्रांति, यूरोप के अंदर जो भी देश है, अमेरिकी क्रांति, इंग्लैंड की क्रांति, आपका 9th क्लास की और 10th क्लास की हिस्ट्री से क्वेश्चन उठ के डायरेक्ट आया हुआ है। देखिए यहाँ हम पढ़ेंगे क्या, शक्तियों का वितरण, संघात्मक शासन प्रणाली, ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। लेकिन ये प्रिंसिपल किसने दी, ये थ्योरी किसने दी, तो वो है हमारे मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू, देखिए मॉन्टेस्क्यू एक विचारक हुए हैं और इनकी एक बुक है क्या इनकी एक बुक है द स्पिरिट ऑफ लॉ। ठीक है, द स्पिरिट ऑफ लॉ मॉन्टेस्क्यू की बुक है। इसके अंदर उन्होंने क्या दिया है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, जिसमें उन्होंने 3 जो क्या है वो सरकार के अंग बताए हैं, कार्यपालिका, विधानपालिका और न्यायपालिका। ठीक है जी, तो इतना हम इस क्वेश्चन से देख लेंगे। हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 100, यानी कि 10 क्वेश्चन अब हमने कर लिए हैं। और अगेन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 100 है, ये थ्योरी के बारे में बात करता है, थ्योरी के बारे में क्वेश्चन बात करता है जी। देखिए क्वेश्चन नंबर 100, ध्यान से इसको पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 100 हमारा बात करता है कि जो कौन सी शब्दावली हमारे नोजिक से संबंधित है और कौन सी जॉन रोल से संबंधित है। ठीक है जी, देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 100 है, क्वेश्चन नंबर 100 है, ये बात करता है कौन सी शब्दावली नोजिक के न्याय सिद्धांत से जुड़ी हुई है। देखिए जी, जब हम पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर पढ़ते हैं क्या, न्याय का सिद्धांत, तो 2 विचारक हमारे सामने घूम के आते हैं। पहला तो हमारा जॉन रोल्स, एक सेकंड, जॉन रोल्स। जॉन रोल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस यानी कि न्याय के सिद्धांत देने वाले दुनिया के आज तक के सबसे प्रसिद्ध विचारकों में से एक है। और इनकी बुक थी द थ्योरी ऑफ जस्टिस। ठीक है, इनकी बुक थी 1971 की और इसमें उन्होंने न्याय के सिद्धांत दिए। और इनके सिद्धांत को कई बार जो क्या है वो एग्जामिनर पूछ चुका है, उसको क्या बोलते हैं, अधिकतम न्यूनतम का सिद्धांत, यानी कि मिनिमम मैक्सिमम प्रिंसिपल, या फिर जो है हम क्या कहेंगे इसको, जॉन रोल्स का न्याय का सिद्धांत। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है रॉबर्ट नोजिक के बारे में। तो भी रॉबर्ट नोजिक कौन है, रॉबर्ट नोजिक जो है वो जॉन रोल्स के न्याय सिद्धांत की आलोचना करने वाले विचारक हैं। जी हाँ, रॉबर्ट नोजिक जो है वो जॉन रोल्स का एक क्लासमेट था और रॉबर्ट नोजिक ने जॉन रोल्स के न्याय सिद्धांत की आलोचना करने के लिए अपना एक पैरेलल क्या दे दिया, न्याय का सिद्धांत, उसको बोलते हैं नोजिक का न्याय का सिद्धांत। ठीक है, तो नोजिक का न्याय का सिद्धांत, इसको हम बोलेंगे क्या, हस्तक्षेप, या हम बोलेंगे इसको क्या, न्याय का अधिकारिकता सिद्धांत। इस थ्योरी के अंदर रॉबर्ट नोजिक ने जॉन रोल्स की आलोचना की है। ठीक है, और ये कहा है कि जॉन रोल्स का न्याय का सिद्धांत उदारवादी हितों के साथ क्या नहीं करता, मेल नहीं खाता। ठीक है जी, तो नोजिक के न्याय के सिद्धांत के संबंध में देखिए मूल स्थिति यानी कि ओरिजिनल पोजीशन, वेल ऑफ इग्नोरेंस और डिफरेंस प्रिंसिपल, ये तीनों ही की पॉइंट हैं किसके, जो हमारा जॉन रोल्स का जो प्रिंसिपल है न्याय का, उनके। ठीक है, और चौथा जो बच गया न्याय का अधिकारिता सिद्धांत, ये जुड़ा है हमारे नोजिक के सिद्धांत से, ना कि जॉन रोल्स के। ठीक है, तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा क्या, न्याय का अधिकारिता सिद्धांत। ठीक है, तो ऐसे ही हम बात करेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 100 के बारे में, सॉरी 101 के बारे में। सल्तनत काल के दौरान बरीद मुमालिक कौन था, तो सल्तनत काल के दौरान जितने भी अधिकारी थे मेन उनके ऊपर मैं आपको शॉर्ट वीडियो बना के दूंगी, चाहे वो हमारे मौर्य साम्राज्य के हो गए, या फिर जो हमारे सल्तनत काल के हो गए, या फिर विजयनगर साम्राज्य के हो गए, है ना। आपको एक ही वीडियो के अंदर ये तीनों चारों साम्राज्य के मुख्य अधिकारी मिल जाएंगे और 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गुप्तचर विभाग का जो अधिकारी है, मुख्य अधिकारी है, उसको सल्तनत काल में बोला गया था बरीद ए मुमालिक। ठीक है, तो इतना हमने इस क्वेश्चन से देख लिया है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही जवाब। अब हम चलेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 102 के बारे में। ठीक है, यदि ऋणात्मक ढाल वाले सरल रेखीय मांग वक्र पर दाएं से बाएं ऊपर की ओर विचरण
किया जाए तो मांग की कीमत लोच का मान बताइए। देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 बढ़ता है, यानी कि मांग की लोच जो है वो बढ़ेगी ना कि घटेगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं यहीं पे स्किप। ठीक है जी, और हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 103, अनेकतावाद का संबंध किससे है। देखिए तीन हमारे सामने क्या है, चार प्रिंसिपल हैं और उसमें ऑप्शन दिए गए हैं बौद्ध धर्म, चारवाक दर्शन, जैन धर्म, आजीविक संप्रदाय, और एक कंसेप्ट है अनेकतावाद का। तो किससे जुड़ा हुआ है, तो बौद्ध धर्म से नहीं, चारवाक से भी नहीं, आजीविक से भी नहीं। अनेकतावाद का जो आपका सिद्धांत है बच्चों, ये जुड़ा हुआ है क्या, जैन धर्म से। जी हाँ, जैन धर्म के अंदर एक फिलोसॉफी है, उसका नाम है अनेकतावाद। ठीक है, और अनेकतावाद का मतलब ये है कि किसी भी चीज को देखने के क्या है, बहुत सारे मल्टीपल एस्पेक्ट होते हैं, बहुत सारे नजरिए होते हैं। किसी भी एक नजरियों को या किसी भी एक पॉइंट ऑफ व्यू को 100% प्योर मान लेना या सही मान लेना सही नहीं होता। यानी कि अनेकतावाद का मतलब ये है कि किसी भी जीवन के कंसेप्ट को देखने के या बेसिकली सत्य को देखने के, ठीक है, सत्य को जानने के अनेक दृष्टिकोण हो सकते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं। ये बात करता है आपका अनेकतावाद का सिद्धांत, जो कि जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। ठीक है जी, और आजीविक संप्रदाय, चारवाक दर्शन और बौद्ध धर्म से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो अब हम चलेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 104 के ऊपर। मध्य रात्रि के सूर्य की धरती पाई जाती है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि हमारा आर्कटिक वृत्त के उत्तर में। ठीक है जी, आर्कटिक वृत्त के उत्तर में मध्य रात्रि के सूर्य की धरती हमारी पाई जाती है। चलते हैं हिस्ट्री के क्वेश्चन के ऊपर, जिसके अंदर एक्सप्लेनेशन भी है। क्वेश्चन नंबर 105, क्वेश्चन नंबर 105 हमारा बात करता है पाल प्रतिहार, और जो हमारा गुज्जर जो वंश था, कन्नौज को हासिल करने के लिए तीनों ही वंशों के बीच में देखेंगे हम बहुत लंबा संघर्ष चला है। इसको हम त्रिपक्षीय संघर्ष बोलते हैं। वहां से क्वेश्चन उठ के डायरेक्ट आ गया है। देखिए कन्नौज पर अधिकार हेतु लड़े गए त्रिपक्षीय संघर्ष, बिल्कुल इसके संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यानी कि रॉन्ग हमको स्टेटमेंट निकालनी है। ठीक है जी, पहला बात करता है कन्नौज नगर का राजनीतिक आर्थिक महत्व इस संघर्ष का कारण था, बिल्कुल सही। कन्नौज जो नगर था, ठीक है, उसका इंपोर्टेंस इतना ज्यादा था कि उसको हासिल करने के लिए या वहां किसका नियंत्रण होगा, इसी के लिए ही जो क्या है वो हमारा 8वीं से लेके 10वीं सदी तक क्या है, इन तीनों वंशों के बीच में बार बार युद्ध या झड़पें होती रही। बिल्कुल सही ऑप्शन है। दूसरा, पाल, गुज्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के मध्य संघर्ष। देखिए पाल जो है हमारे, ये जो हमारा बंगाल और बिहार वाला रीजन है, वहां के शासक थे। गुज्जर प्रतिहार हमारे राजस्थान, ठीक है, और हमारा जो उत्तर भारत वाला रीजन है उसके क्या थे, शासक थे। राष्ट्रकूट जो है हमारे, ये साउथ इंडिया से संपर्क रखते थे। ठीक है जी, मान्यखेट जो रीजन है दक्कन वाला, वहां से। ठीक है, तो बिल्कुल सही ऑप्शन है। तीसरा देखते हैं इसका ऑप्शन, सर्वप्रथम वत्सराज एवं धर्मपाल। धर्मपाल कौन था, पाल शासक, ठीक है, ने इस संघर्ष को प्रारंभ किया, ये भी बिल्कुल सही है। बिल्कुल। ऑप्शन नंबर 4 कहता है अंतोगत्वा, यानी कि आखिरी में एट द एंड ऑफ द स्टोरी पाल शासकों को सफलता प्राप्त हुई। जी नहीं, बल्कि इस त्रिपक्षीय संघर्ष के अंदर जो हमारे गुज्जर प्रतिहार हैं, जो हमारे गुज्जर प्रतिहार हैं, उनको क्या सफलता मिली थी, और पाल और राष्ट्रकूटों की शक्ति क्षीण हो गई थी। और इसके बाद हम देखेंगे उत्तर भारत के अंदर एक नई राजनीतिक शक्ति का जन्म हुआ, जो था राजपूत वंश। ठीक है, तो इतनी एक्सप्लेनेशन हमने इस क्वेश्चन से देख ली है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका बिल्कुल गलत जवाब। ठीक है, आगे चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो है क्वेश्चन नंबर हमारा 106। देखिए इंडेक्स से क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए मैंने इस वाईटी चैनल के ऊपर बहुत ही वैल्यूएबल वीडियो बनाई है 2025 और 24 के सारे इंपोर्टेंट इंडेक्स से, क्योंकि 2024 का जो लेटेस्ट पेपर है आपके सामने जो खुला है, इस पेपर से 2 क्वेश्चन आ गए इंडेक्स के, और 2 नंबर बहुत मायने रखता है अपने आप में। ठीक है, तो जितने भी इंपोर्टेंट संस्थाएं हैं, उनके अध्यक्ष हैं, उनके स्थापना वर्ष हैं, तो वो वीडियो, और दूसरी सारे इंपोर्टेंट इंडेक्स, और तीसरी सारे बैंक, क्योंकि बैंकों से भी क्वेश्चन आता है। तो ये 3 वीडियो आप मेरे इस वाईटी चैनल पर जाके जरूर से देखिएगा, आपको बहुत बेनिफिट होगा, उनसे सीधे आपके 3-4 नंबर कवर हो जाएंगे। ठीक है जी, देखिए निम्न पड़ोसी देशों में 2022 में मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है, तो इसका आंसर देख लेंगे हम, आंसर हो जाएगा श्रीलंका। लेकिन ये 2022 का है, डेटा पुराना है, हमारे कोई काम का नहीं है। हम बात करेंगे 2024 और 2025 के डेटा के बारे में।
देखिए, भारत जो है आपका ये जो मानव विकास सूचकांक है यानी कि जो एचडीआई है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसको बच्चों हमारा जारी करता है यूएन आपका डीपी। ठीक है, यूएनडीपी के द्वारा ये जारी होता है मानव विकास सूचकांक। और इसके पैमाने हम देख लेते हैं, 3 पैमाने हैं इसके। पहला है स्वास्थ्य, ठीक है, इसके अंदर हो जाएगा लाइफ एक्सेप्टेंसी मतलब जीवन प्रत्याशा। दूसरा हो जाएगा शिक्षा यानी कि एजुकेशन। और तीसरा हो जाएगा आय, आय का मतलब प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। इन 3 बेसिस के ऊपर हमारा जो यूएनडीपी है वो एचडीआई को जारी करता है। ये 3 पैमाने हैं, ठीक है। और 2024 और 25 की रैंकिंग को अब हम देखेंगे। देखिए, 2024 में हमारा जो भारत था वो था 132वें स्थान पर, बिल्कुल। और 2025 में हमारा भारत है 130वें स्थान पर, यानी कि 2 पायदान की बढ़ोतरी हुई है। तो आपको दोनों ही रैंकिंग बहुत ध्यान से कर लेनी है, 2024 वाली भी और 2025 वाली भी। एग्जामिनर जो है वो कुछ भी पूछ सकता है। देखिए, 132वां स्थान हमारा आया है 2024 की रैंकिंग में, और 130वां स्थान हमारा आया है 2025 की रैंकिंग में। ये था मानव विकास सूचकांक के बारे में एक डेटा। एक क्वेश्चन और आएगा आगे जिसमें हमारा आपका जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, जो वैश्विक भूख सूचकांक है, उसके बारे में आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है भारत की रैंकिंग को लेके। ठीक है, तो इतना हमने इस क्वेश्चन से देख लिया है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 107। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के बारे में क्वेश्चन है, यानी कि हिस्ट्री से क्वेश्चन उठ के आया है हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता जो है पक्का करके जाइएगा, घोट के पी जाइएगा। 1 से 2 क्वेश्चन आपको जरूर एसएसटी के अंदर हड़प्पा सभ्यता से देखने को मिलेंगे। कौन से स्थल कहाँ हैं, कहाँ से क्या चीजें प्राप्त हुई हैं, अच्छा कौन सा स्थल किस चीज के लिए विशेष था, ठीक है जी, और पुरातात्विक स्रोत या फिर किस स्थल की खोज किसने की, ऐसे जो मोटे मोटे जो फैक्चुअल क्वेश्चन है वो तो जरूर से आप देख लीजिएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है पुरातत्व वस्तुएं और किस स्थल से वो मिली, ये आपको मैच करना है। ठीक है, तो 4 हमारे सामने ऑप्शन है। ताम्रपर्तन, धोलावीरा जो गुजरात वाला रीजन है उससे ये आपका स्थल है। मोहनजोदड़ो, पुरोहित राजा की मूर्ति, ये तो बहुत फेमस पॉइंट है। मिट्टी के हल का प्रतिरूप बनावली, ठीक है, बनावली जो कि हमारे हरियाणा के अंदर है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा जो क्या बड़े स्थलों में से एक है राखी गढ़ी, और हमारा जो क्या है बनावली। ठीक है, इसके बाद है प्यासे कोय की कहानी को प्रदर्शित करने वाला कालीबंगा। नहीं जी, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट मैच नहीं है। जो बाकी ऑप्शन ठीक है, तांबे का जो दर्पण है धोलावीरा से मिला है, बिल्कुल सही है। पुरोहित राजा की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बिल्कुल सही है। मिट्टी का हल बनावली से मिला, ये भी सही है, प्रतिरूप मिले हैं मतलब। लेकिन ऑप्शन नंबर 4 जो प्यासे कोय की कहानी है ना बच्चों, ये हमारी कालीबंगा से नहीं मिली। कालीबंगा राजस्थान की एक साइट है, और यहाँ से हमको हवन कुंड के निशान और जो क्या है जली हुई फसल और हमारी काली चूड़ियां मिली हैं। ठीक है, तो कालीबंगा तो गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यासे कोय की जो कहानी है ये हमको हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के पुरातत्व स्थलों से मिली है। एक्चुअली में क्या हुआ, जो बर्तन मिले हैं उनके ऊपर ऐसे चित्र प्रदर्शित हैं जिनको देख के लगता है कि ये प्यासे कोय की कहानी को कह रही हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है जी, आगे चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 108 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 108 बहुत ही लड्डू क्वेश्चन, देखते ही क्लिक होने वाला क्वेश्चन है। पृथ्वी की भौगोलिक आकृति क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा जियोड, यानी कि जो पृथ्वी की आकृति है ना तो गोलाकार है पूर्ण रूप से, ठीक है, और ना ही चपटी है। पृथ्वी क्या है, अंडाकार, और उसको हम क्या कहेंगे, ध्रुवों पर चपटी है, और उसको हम क्या कहेंगे, जियोड, यानी कि जो पृथ्वी की जो आकृति है वो जियोड है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन करने का कुछ खास इस क्वेश्चन में है नहीं, इजी क्वेश्चन हम इसको कहेंगे। आसान पेपर आया हुआ था कंपैरेटिवली पीजीटी के, ठीक है, क्योंकि पीजीटी के पेपर बहुत हार्ड आए थे 2024 में, तो उसके कंपैरिजन में इसको हम आसान क्वेश्चन, आसान पेपर कह सकते हैं, लेवल भी। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक कौन थे। देखिए, जो चीज स्पेशल होती है ना वो हमेशा एग्जाम में आती है, ये भी करंट का डेटा था। तो विश्व व्यापार संगठन का महानिदेशक डब्ल्यूटीओ को मैंने अपनी शॉर्ट वीडियो के अंदर पूरा कवर किया है। डब्ल्यूटीओ से आपका कोई फैक्ट नहीं छूटेगा, बहुत डिटेल में मैंने पढ़ाया है कम टाइम में। तो डब्ल्यूटीओ एक वीडियो और डब्ल्यूटीओ खलास, ठीक है, वो वीडियो आप जरूर से देखना, मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, मैं इसको पिन भी कर दूंगी आप लोगों के लिए। देखिए, विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक कौन थे। एक्चुअल में जो हमारी ये नगोजी ओंका जो इवेला है, ये आपके डब्ल्यूटीओ की इस टाइम पे क्या है, महानिदेशक।
ये स्पेशल क्यों है? क्योंकि ये पहली महिला है जो इस पद पर पहुंची है, ठीक है। और दूसरा क्या स्पेशल है, ये पहली जो हमारी पहली दक्षिण अफ्रीकी देशों की निवासी है या महिला है। देखिए पहली महिला है, ये नाइजीरिया देश से है, ठीक है, एक बात। दूसरा, ये पहली ऐसी महिला है जो इस पद पर पहुंची है, वो भी दक्षिण अफ्रीकी देशों से, ठीक है। तो इसलिए अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती है नगोजी ओंगाजो-इवेला, WTO की क्या महानिदेशक, ठीक है जी। आगे चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 110 पे। क्वेश्चन नंबर 110 आ गया हमारा हिस्ट्री के अंदर। आर्ट जो होती है, आर्ट एंड कल्चर से एक क्वेश्चन हर पेपर में आया हुआ है, तो आर्ट एंड कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे लिए हो जाता है। यहाँ ये क्वेश्चन बात करता है मथुरा कला के बारे में, ठीक है। मथुरा कला के संबंध में क्या सत्य है? तो मूर्तियों का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ, बिल्कुल सही। इस शैली में बुद्ध, बौद्धिस्ट, जैन तीर्थकर और हिंदू देवी देवताओं का अंकन हुआ, बिल्कुल सही। कंकाली टीला मथुरा से भारी संख्या में जैन मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। तो मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन के हमारे सारे ही ऑप्शन जो क्या है वो सही थे, एक भी ऑप्शन गलत नहीं था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 4, सारे ही ऑप्शन सही हैं। मथुरा कला के बारे में क्वेश्चन था, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111 के बारे में। इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आया हुआ है मांग फलन से, जहां पे आपका मांग फलन PQ = C हो, जहां C स्थिर हो, तो इस मांग फलन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 111 है, क्वेश्चन नंबर 111 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा हमारे क्वेश्चन नंबर 111 का सही जवाब। देखिए आगे चलते हैं, यानी कि सारे ही जो ऑप्शन है इसके अंदर हमारे सही हैं। देखिए कई बार अगर आपको इकोनॉमिक्स की कोई टर्म समझ में नहीं आती है या आप इकोनॉमिक्स स्किप करके गए हो पेपर के अंदर, तो क्या है जो आपको पॉजिटिव लगती है स्टेटमेंट सारी ही, तो कई बार हम वो जो जय माता दी ऐसे हाथ जोड़ के करते हैं ना, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ हम आप हमेशा जाइए, क्योंकि नेगेटिव स्टेटमेंट हमेशा एग्जाम में एलिमिनेट होती है, ठीक है। तो सारे ऑप्शन पॉजिटिव हैं। मांग फलन के बारे में क्वेश्चन है, मांग फलन का कंसेप्ट मैं आपको डिटेल में करवाऊंगी इसी YT चैनल के ऊपर, इसलिए यहाँ इसका एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। तो 1, 2, 3 और 4 सारे ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 112 हिस्ट्री से क्वेश्चन आया हुआ है और ये आपको शासक और उनकी उपाधि मैच करने के लिए कह रहा है। देखिए यहाँ पे आप इन चारों शासकों की जो उपाधि है उसको लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कई जो डेटा ऐसा है जो रिपीट होता है एग्जाम के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 112 के अंदर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि जो राजेंद्र चोल था, चोल शासक, ठीक है। चोल, चेर और पांडे ये हमारे दक्षिण भारत के 3 सबसे बड़े क्या रहे हैं राजवंश। तो राजधिराज 1, ठीक है जी, महेंद्र वर्मन 1 और नरसिंह वर्मन, ये आपके तीनों ही क्या है ऑप्शन सही हो जाएंगे, बट राजेंद्र चोल प्रथम की ये जो क्या उपाधि नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका सही जवाब, ठीक है। आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए वही क्वेश्चन आ गया ना, तो बताया था मैंने आपको स्टार्टिंग में। भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? इसका आंसर हो जाएगा 2013। इसको हम पढ़ेंगे डिटेल में। देखिए भारत के अंदर 2013 में एक खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका अधिनियम था, ठीक है, जो आज आप देखते हो क्या, जो प्रति व्यक्ति और प्रति माह आपको 5 किलो अनाज दिया जाता है, 2 रुपए, 3 रुपए और 1 रुपए किलो के हिसाब से। गेहूं, चावल और मोटा अनाज वो सारी जो व्यवस्था है, यानी कि जो आपका सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, जो PDS सिस्टम है, PDS, ठीक है, ये भी हमारा जो हमारे खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत आया। और इसी के अंतर्गत हमारी काम करती है FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो अनाज के भंडारण का काम देखती है। और इसी के तहत जो गर्भावस्थी महिलाओं को जो क्या है, सरकार उनके पोषण को सुनिश्चित करने के लिए एक्स्ट्रा जो आपकी जो योजना है, जैसे शॉर्ट्स मैंने बनाई थी कि जो हमारी प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना है, उसके ऊपर जो क्या है 5,000 रुपये सरकार नगद राशि देती है 1,000 और 4,000 के क्रम में। तो महिलाओं के पोषण की जो स्कीम है वो भी इसके अंतर्गत आएंगी। तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम भारत के अंदर एक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिनियम है, काफी सारी जो बातें हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं, ठीक है जी। तो इतना हमने इस क्वेश्चन से देख लिया है। अभी हम करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114 के बारे में। देखिए
क्वेश्चन नंबर 114 बात करता है हमारा पॉलिटिकल थ्योरी की उत्थान और पतन के बारे में। ये जो टॉपिक है ये आपका अब हम जो क्या है वो टीजीटी के लेवल से स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, और हमारा ऑल ओवर इंडिया में असिस्टेंट प्रोफेसर तक के एग्जाम में आता है सिद्धांत का पतन और पुनरुत्थान, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि ये विचारक दिए हुए हैं 4, इनमें से कौन से विचारक हैं जो पॉलिटिकल थ्योरी के सिद्धांत के पुनरुत्थान से जुड़े हुए हैं, ठीक है। पुनरुत्थान का मतलब क्या है, रिवाइवल या रिसर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। तो देखिए माइकल ऑक्सफोर्ड, ठीक है, जॉन रोल्स और यूगेन हेबरमास, ये तीनों के तीनों विचारक हमारे पुनरुत्थान से जुड़े हुए हैं। बल्कि राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान को करने में सबसे बड़ा योगदान इन तीनों विचारकों का है, खास तौर पर जॉन रोल्स, ठीक है। इनकी बुक 1971 की थ्योरी ऑफ जस्टिस। तो जॉन रोल्स, माइकल ऑक्सफोर्ड और यूगेन हेबरमास, ये तीनों तो जी आपके जुड़े हुए हैं पुनरुत्थान से, लेकिन जो आपका ये अल्फ्रेड कोबन है ये जुड़े हुए हैं पतन से, ठीक है। आपका अल्फ्रेड कोबन हो गया, आपका जो क्या है वो पीटर लास्लेट हो गया और आपका डेविड ईस्टन, ये 3 विचारक जुड़े हैं आपके पतन से। तो अल्फ्रेड कोबन जो है ये हमारे ना कि पुनरुत्थान बल्कि पतन के जो क्या है वो जुड़े, पतन से जुड़े हुए विचारक हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 114 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 115 के ऊपर। देखिए निम्न में से कौन सा एक आंतरिक ज्वालामुखी भू आकृति नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा क्या, कालडेरा, ऑप्शन नंबर 2। कालडेरा जो है वो एक ज्वालामुखी, आंतरिक ज्वालामुखी की भू आकृति नहीं है, ठीक है। बाकी डाइक, सिल और बैथोलिस ये ज्वालामुखी की क्या है, ये हमारे ज्वालामुखी की क्या भू आकृतियां हैं आंतरिक रूप से, ठीक है जी। क्रेटर क्या है, वो मुख होता है ज्वालामुखी का जहां से वो लावा फट के बाहर आता है, ठीक है। तो सिल, डाइक, बैथोलिक ये भू आकृतियां हैं बट कालडेरा नहीं है, ठीक है। तो 116 क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन ये बात करता है हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में। लड्डू क्वेश्चन है बहुत, इसको मैच करने की भी जरूरत नहीं है। देखिए हम जानते हैं कि जो हमारा समानता का अधिकार है वो 14 से 18 है जी, ठीक है। जो फ्रीडम का राइट है वो 19 से 22 है जी। शिक्षा और आपका संस्कृति के जो अधिकार हैं अल्पसंख्यकों के वो है हमारे 29 से 30। और संवैधानिक अधिकार जिसको बाबा साहब ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है आर्टिकल 32 को, ठीक है, वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ए का 3 और बी का 1। देखते हैं ए का 3 और बी का 1 किस में है, ये राजी ए का 3 और बी का 1, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो ये थे आज के हमारे एचटेट 2024 टीजीटी यानी कि लेवल 2 के क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आपको अगर हमारी मेहनत पसंद आती है तो इन वीडियोस को बहुत सारा प्यार दीजिए, जुड़े रहिए चैनल के साथ, लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब जो क्या है वो जरूर से कीजिए। मिलते हैं इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।